यादें 2012 में आप सभी का स्वागत है। यादों का ये सफर अपने पहले पड़ाव को पार कर आगे की यात्रा के लिए तैयार है। ये यात्रा अप्रैल, मई एवं जून शहरों से होती हुई वहां की खट्टी मीठी घटनाओं से आपकी मुलाकात कराएगी। दोस्तों, ये जानकारी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। अप्रैल शहर में आपका स्वागत है। आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने शहरी आजीविका मिशन आरंभ किया। 1 अप्रैल से 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने पर इसने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का स्थान लिया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों की भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर 12वीं रक्षा योजना को 2 अप्रैल को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले के बाद अब सेना की जरूरतों पर फौरन निर्णय लेने का संभव हो पाएगा। 4 अप्रैल को परमाणु पनडुब्बी INS चक्र 2 के 152 भारतीय नौसेना में विधिवत शामिल हो गया। इसके साथ ही 20 साल बाद देश में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद ऐसी शक्ति हासिल करने वाला छठा देश बन गया। यह पनडुब्बी 46 अरब रुपए में 10 साल की लीज पर रूस से ली गई है। इससे पहले रूस की चक्र चार्ली 1 क्लास पनडुब्बी 1988 से 1992 तक भारत के पास थी। चक्र 2 के 152 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना में जल्दी ही देश में निर्मित पनडुब्बी अरिहंत भी शामिल होगी। फिलहाल अरिहंत का समुद्री परीक्षण जारी है। देश में 4G वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो गई। एयरटेल ने इसे 10 अप्रैल को कोलकाता में लॉन्च किया। ये 3G से 5 गुना और 2G से 10 गुना तेज है। 4G का इस्तेमाल फिलहाल कंप्यूटर में वायरलेस ब्रॉडबैंड के तौर पर किया जा सकेगा, मोबाइल में नहीं। वास्तविक 4G सेवा तब अस्तित्व में आएगी जब 700 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन के प्रस्ताव को 12 अप्रैल 2012 को मंजूरी दे दी। इसमें विवाह के पंजीकरण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सिखों के विवाह के लिए अलग कानून आनंद कारज एक्ट 1909 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार 2009 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है, जिसमें समान रूप से सरकारी व निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। कोर्ट का फैसला 12 अप्रैल 2012 से लागू हो गया, जो निजी स्कूलों में भविष्य में होने वाले प्रवेशों के लिए बाध्यकारी होगा। कोर्ट ने कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में भी यह कानून बाध्यकारी होगा और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी पड़ेगी। हालांकि यह प्रावधान गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगा। देश की पहली अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का 19 अप्रैल को सफल प्रक्षेपण किया गया। 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल को उड़ीसा के विलिपर द्वीप से प्रक्षेपित किया गया। गौरतलब है कि अग्नि 5 सिर्फ 20 मिनट में 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 1.5 मीटर के छोटे से टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मिसाइल से एक साथ कई जगहों पर वार किया जा सकता है। अग्नि 5 का विकास हैदराबाद स्थित
एडवांस सिस्टम प्रयोगशाला में किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल 17 मीटर लंबी और 50 टन वजनी है। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। यह मिसाइल 1000 किलो परमाणु हथियार ले जा सकेगी। अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता वाली ऐसी मिसाइलें अब तक केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास थीं। अमेरिका को छोड़ पूरा एशिया, अफ्रीका व यूरोप इस मिसाइल की जद में आ गया है। स्वीडन के सुरक्षा मामलों में थिंक टैंक द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2012 में जारी रिपोर्ट में कहा गया, भारत चीन को पछाड़कर विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि विगत 5 वर्षों के बीच भारत द्वारा हथियारों की खरीद में 38% की वृद्धि हुई है। हथियार खरीदने में भारत के बाद चीन और पाकिस्तान का क्रम आता है। भारत ने स्वदेश निर्मित रडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसेट 1 का सफल प्रक्षेपण 26 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। 1858 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह भारत का अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है। रीसेट 1 का प्रक्षेपण PSLV C-19 के द्वारा किया गया। इस उपग्रह द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान तथा कृषि संबंधी आकलन में मदद मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर सीमाओं की निगरानी करने तथा घुसपैठ एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों की सचित्र जानकारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल फोन के द्वारा लोगों को उनके बैंक खातों में लेन देन की तुरंत सूचना देने के लिए नियम 18 अप्रैल 2012 को जारी किए। मोबाइल फोन कंपनियों को बैंकों को ऐसी सुविधाएं देनी होंगी जिनसे वे अपने खाताधारियों को 10 सेकंड के अंदर उनके खाते में लेन देन की सूचना दे सकें। इसके लिए SMS या इसी तरह की अन्य व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा नया कारण खोज निकाला। वैज्ञानिक एरिक कार्ट के नेतृत्व में आर्कटिक वातावरण का कई स्तरों पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में ये पाया गया कि आर्कटिक के नीचे एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस मीथेन का विशाल भंडार है। यह अथाह भंडार अब आर्कटिक पर जमी बर्फ को पिघला रहा है। इसी गैस से वातावरण भी गर्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बृजभूषण तिवारी का नई दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने पर 25 अप्रैल 2012 को निधन हो गया। वे 17 वर्ष के थे। मृत्यु के एक दिन पूर्व ही उन्होंने उच्च सदन के सदस्यता की शपथ ली थी। बृजभूषण तिवारी का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में उनके गृह जनपद सिद्धार्थ नगर में किया गया। डॉक्टर अजीज कुरैशी को उत्तराखंड का जबकि वी वांचू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 28 अप्रैल 2012 को इनकी नियुक्ति का अध्यादेश जारी किया। उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उनके शेष कार्यकाल के लिए राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता का लाभ असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती सरकार द्वारा इस संबंध के लिए किए गए कानून संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए इसे 27 अप्रैल 2012 को निरस्त कर दिया। हालांकि
सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जो लोग संशोधित नियम का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नति पा चुके हैं उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने का दोषी करार दिया और 4 साल के कठोर कारावास तथा 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। बंगारू लक्ष्मण पर एक काल्पनिक रक्षा सौदा मामले में फर्जी कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप 28 अप्रैल 2012 को सिद्ध हुआ। सफर का अगला पड़ाव है मई 2012। भारतीय सिनेमा का शताब्दी वर्ष। भारतीय सिनेमा ने 3 मई को अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया। ज्ञातव्य है कि देश में बनी पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को मुंबई के गिरगांव स्थित कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक तथा लेखक दादा साहब फाल्के थे। भारतीय संसद के पहले सत्र के 60 वर्ष 13 मई को पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में संसद का विशेष सत्र उस दिन 13 मई 2012 को आहूत किया गया। ज्ञातव्य है कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों का ही पहला सत्र 13 मई को किया गया था। इसके 60 वर्ष 13 मई 2012 को पूरे हुए। केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने मई 2012 में नई युवा नीति का मसौदा जारी किया, जिसके तहत अब 16 से 30 आयु वर्ग के लोग की युवा माने जाएंगे। गौरतलब है कि 2003 की राष्ट्रीय युवा नीति में 13 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग युवा माने जाते थे। नई परिभाषा में आयु को अंतर्राष्ट्रीय मानक के करीब लाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ 15 से 24 और कॉमनवेल्थ 15 से 29 वर्ष के बीच के लोगों को युवा मानता है। राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए आवश्यक प्रस्ताव मई 2012 में राज्य विधानसभा में पारित हो गया। अब यह प्रस्ताव संसद में जाएगा तो संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के उपरांत राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय विधानसभा मंडल है। इनमें है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा में उच्च न्यायालयों की स्थापना हेतु आवश्यक विधेयक संसद के दोनों सदनों में मई 2012 में पारित किया गया। विधेयक में मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा की राजधानियों क्रमशः इम्फाल, शिलांग, अगरतला में उच्च न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए, ताकि इन राज्यों की जनता को आसानी से शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। वर्तमान में पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति असम में गुवाहाटी स्थित उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है। इम्फाल, शिलांग व अगरतला में उच्च न्यायालयों की स्थापना से मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा के निवासियों को अलग उच्च न्यायालय उपलब्ध हो सकेंगे। 3 नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ ही देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से 24 हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में मानाकी में निर्माणाधीन विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना में मई 2012 में भारत औपचारिक रूप से शामिल हो गया। 30 मीटर व्यास वाली इस दूरबीन का निर्माण 2019 तक पूरा होने की संभावना है तथा अमेरिका के अलावा जापान, चीन एवं कनाडा अभी तक इस परियोजना में शामिल थे। इस दूरबीन को दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली दूरबीन हबल से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव की पत्नी हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से मई 2012 में निर्विरोध निर्वाचित की हुई। गौरतलब है कि अब तक 43 लोग लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। डिम्पल यादव की 44वीं है। आखिरी बार 1989 में मोहम्मद शफी भट्ट ने श्रीनगर से लोकसभा चुनाव निर्विरोध जीता था। बिहार सरकार ने राज्य में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर 1 वर्ष के लिए पूरी तरह से 30 मई 2012 को प्रतिबंध लगा दिया। बिहार राज्य सरकार ने गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 30 के तहत लगाया है। मध्य प्रदेश एवं केरल भी गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 30 मई 2012 को रूस के मॉस्को शहर में रैपिड शतरंज टाई ब्रेकर में इजराइल के बोरिस गेलफैंड को हराकर 5वीं बार विश्व शतरंज विजेता बने। विश्वनाथ आनंद की यह जीत लगातार 4थी विश्व शतरंज जीत है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और इजराइल के बोरिस गेलफैंड के बीच विश्व शतरंज विजेता बनने के लिए मॉस्को शहर में हुए 12 क्लासिकल बाजियों के बाद मुकाबला 6-6 से बराबर रहा था। इसके बाद रैपिड टाई ब्रेकर खेल में विश्वनाथ आनंद 2.5, 1.5 से बोरिस गेलफैंड को हराकर विश्व शतरंज विजेता बने। इससे पूर्व भारत के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद वर्ष 2000, 2007, 2008 और 2010 में विश्व शतरंज विजेता बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित शोध में यह निष्कर्ष दिया गया। अमेरिका के वुड्स होल ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानिकों की टीम ने उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों, स्थल आकृतियों, आंकड़ों का उपयोग और सिंधु घाटी तथा उसके आसपास बहने वाली नदियों के प्रभाव क्षेत्र के डिजिटल मानचित्रों का विश्लेषण को शोध का आधार बनाया था। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित शोध में बताया गया कि मानसून बारिश में आई कमी सिंधु घाटी में बहने वाली नदी के प्रवाह को कमजोर करने का कारण बनी, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति अपने कृषि कार्यों के लिए पूरी तरह से नदी के प्रवाह पर निर्भर थी। अमेरिका के वुड्स होल ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के भूवैज्ञानी और उस शोध के प्रमुख लिवियो जियोसन के अनुसार 5200 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, इसके शहर बने और 3900 से 3000 वर्ष पहले धीरे धीरे उनका पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास और इसके पतन में दोनों में ही नदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। केंद्र सरकार ने विदेशी खुदरा निवेशकों को भारत के बाजार में कर्ज और कारपोरेट बॉन्ड में निवेश की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने 29 मई 2012 को विदेशी खुदरा निवेशकों को दिए इस अनुमति में $1 अरब तक के निवेश की छूट दी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में विदेशी खुदरा निवेशकों के निवेश की समय सीमा 5 दिन के भीतर ही निवेश का फैसला पर से पाबंदी हटाने का निर्णय लिया। साथ ही विदेशी खुदरा निवेशकों के लिए बॉन्ड बाजार में निवेश संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी को इस संबंध में 7 दिन के भीतर दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया। विदेशी खुदरा निवेशकों को पात्र संस्थागत निवेशक भी कहा जाता है। इसके अलावा खाड़ी और यूरोपीय संघ के देशों के व्यक्तिगत निवेशकों को भी पात्र संस्थागत निवेशक का दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व भारतीय बाजार में कर्ज और कारपोरेट बॉन्ड में निवेश की अनुमति सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों को ही थी।
प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने वर्ष 1923 के बाद बनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में 20 नई फिल्मों को शामिल किया। इस सूची में वर्ष 1951 में प्रदर्शित राज कपूर अभिनीत फिल्म आवारा को भी शामिल किया गया। वर्ष 2005 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी की गई 100 सदाबहार फिल्मों में सत्यजीत रे की द अप्पू ट्रायलॉजी, मणिरत्नम की नायकन और गुरुदत्त की प्यासा को शामिल किया गया था। निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म रोजा में ए.आर. रहमान के संगीतबद्ध गीतों को भी शीर्ष 10 गीतों में जगह दी गई थी। फार्मूला 1 रेस टीम रेडबुल के ड्राइवर मार्क वेबर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2012 जीती। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के रेस सर्किट डी मोनाको पर ऑस्ट्रेलिया के मार्क वेबर ने 27 मई 2012 को 1 घंटा 46 मिनट और 06.557 सेकंड में लैप्स पूरा करके जीत दर्ज की। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2012 में मर्सिडीज के निको रोजबर्ग दूसरे स्थान पर, फेरारी के ड्राइवर फर्नांडो अलोंसो ने तीसरा स्थान हासिल किया। रेड बुल के सेबेस्टियन वेटेल चौथे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन 5वें नंबर पर रहे। फोर्स इंडिया ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2012 में शीर्ष 10 में जगह बनाई। फोर्स इंडिया टीम के ड्राइवर पॉल डी रेस्टा 7वें और निको हुल्केनबर्ग 8वें नंबर पर रहे। दोनों ने मिलकर फोर्स इंडिया को 10 अंक दिलाए। कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण IPL 5 का विजेता बना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 27 मई 2012 को इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर थे, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण के फाइनल मैच में पहले खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स कुल 190 रन बनाई। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाकर विजेता बना। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज मनविंदर सिंह बिस्ला ने 48 गेंदों पर 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 89 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की यह पहली खिताबी जीत है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्ष 2010 और 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बना था। केंद्र सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थान विकास व नियमन विधेयक 2012 लोकसभा में पेश किया। 22 मई 2012 को पेश किए गए माइक्रो फाइनेंस संस्थान विधेयक के तहत गरीब लोगों को बैंकिंग, बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं देने वाली माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं की निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा 3 स्तरीय ढांचा तैयार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित YH मालेगाम समिति की रिपोर्ट के आधार पर माइक्रो फाइनेंस संस्थान विधेयक 2012 तैयार किया गया। इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 3 स्तरीय ढांचा के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक को माइक्रो फाइनेंस संस्थान के लिए प्रोसेसिंग फीस, ब्याज, जीवन बीमा प्रीमियम या अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन के पास 22 मई 2012 को बेंगलोर जाने वाली हम्पी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 4 बच्चों समेत 25 लोगों की मृत्यु हुई। विश्व की सबसे ऊंची इमारत टोक्यो स्काई ट्री को आम लोगों के लिए 22 मई 2012 को खोला गया। टोक्यो स्काई ट्री की ऊंचाई 2080 फीट है। टोक्यो स्काई ट्री
36,900 वर्ग मीटर के इलाके में बना हुआ है। टोक्यो स्काई ट्री रिहायशी इमारत नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेटरी है। जापान की राजधानी में बने टोक्यो स्काई ट्री में उच्च शक्ति का डिजिटल प्रसारण एंटीना लगा है, जो टीवी सिग्नलों का प्रसारण करेगा। गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टोक्यो स्काई ट्री को विश्व की सबसे ऊंची इमारत का दर्जा दिया गया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिस्ला चान के साथ शादी की। मार्क जुकरबर्ग ने 19 मई 2012 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित अपने घर में शादी रचाई। प्रिस्ला चान ने सैन फ्रांसिस्को स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से पढ़ाई की और पेशे से डॉक्टर हैं। उन्नीस मई 2012 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जापान की 73 वर्षीय महिला तमाए वटनाबे ने सफलतापूर्वक चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। अपने ही बनाए पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। तमाए वाटनाबे वर्ष 2002 में 63 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। बांग्लादेश की महिला निशात मजूमदार ने भी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर ऐसा करने वाली बांग्लादेश की प्रथम महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया। निशात मजूमदार ने 19 मई 2012 को एवरेस्ट की चोटी पर बांग्लादेश का झंडा फहराया। मूसा इब्राहिम एवरेस्ट फतह करने वाले पहले बांग्लादेशी पुरुष थे। एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा उम्र में पहुंचने वाले पुरुष नेपाल के मिन बहादुर शेरपा हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में 77 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट को फतह किया था। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ब्रसेल्स ओपन के महिला युगल के मैच में जीत दर्ज करके अपने पेशेवर टेनिस कैरियर में 500वीं जीत दर्ज की। सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार बिथानी मार्टिक सेंट्स की जोड़ी ने 23 मई 2012 को ब्रसेल्स ओपन के महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में मरवाना जूचिज साल्किच और सेंट्रा क्लेमेचिट्स की जोड़ी को 1 घंटा 5 मिनट तक चले मुकाबले में 6-4, 6-2 से हराया। यादें 2012 का सफर जून स्टेशन पे पहुंच चुका है। प्रणब मुखर्जी ने 26 जून 2012 को केंद्रीय वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वह 14वें राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार हैं। यूपीए सरकार में 24 जनवरी 2009 से वित्त मंत्रालय का पदभार संभाल रहे थे। प्रणब मुखर्जी 2004 में यूपीए की सरकार बनने के बाद से लोकसभा में सदन नेता रहे। प्रणब मुखर्जी का जन्म 13 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव में हुआ था। उन्होंने राजनीति की अपनी शुरुआत 1969 में की, जब वो पहली बार राज्यसभा से चुनकर संसद में आए थे। उसके बाद वे 3 साल के अंदर ही केंद्र सरकार में औद्योगिक विकास मंत्रालय के उपमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी सन 1974 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने थे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च निकाय CWC कार्य समिति के 1978 में सदस्य बने। वे पहली बार जुलाई 1969 में राज्यसभा के लिए चुने गए। उसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा सदस्य रहे। पहली बार वह लोकसभा के लिए पश्चिम बंगाल के जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 13 मई 2004 को चुने गए थे और इसी क्षेत्र से दोबारा 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता राजा परवेज अशरफ ने 22 जून 2012 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली।
वह क्रम में पाकिस्तान के 25वें तब व्यक्ति के रूप में 17वें प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के साथ उनकी मंत्रिमंडल के रूप में 27 केंद्रीय मंत्री और 11 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी गैर बैंकिंग इकाइयों को अपने प्रायोजक बैंक की ओर से एटीएम लगाने की अनुमति प्रदान की, जिनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की पूंजी हो। ये जानकारी 20 जून 2012 को दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि गैर बैंकिंग इकाइयों की इन ऑटोमेटिक टेलर मशीनों को व्हाइट लेबल एटीएम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इनमें से प्रत्येक नए एटीएम ऑपरेटर को कोई बैंक प्रायोजित करेगा। नियमित एटीएम पर मिलने वाली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी वर्तमान सभी सुविधाएं इन व्हाइट लेबल एटीएम में भी उपलब्ध रहेगी। सभी बैंकों के ग्राहक नए एटीएम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब तक सिर्फ बैंकों को ही एटीएम लगाने की इजाजत थी। विश्व भर में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। यह दिन ऐसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साहस और शक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो झगड़े, फसाद और हिंसा के आतंक से अपने देशों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होते हैं। वर्ष 2012 के विश्व शरणार्थी दिवस का विषय है, शरणार्थियों के पास कोई विकल्प नहीं है। संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली और प्राकृत भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए 53 लोगों को वर्ष 2010 और 11 के राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा 19 जून 2012 को दिया गया। इन भाषाओं में शिक्षण, अनुभव, प्रकाशन और परंपराओं को बनाए रखने के लिए इनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राष्ट्रपति सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान ने वर्ष 2012 के राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों के नाम आमंत्रित किए हैं। इसके तहत 10 वर्ष के लिए योगदान के आधार पर व्यक्तियों को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा संगठन को 5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के पूर्व सदस्य दीपंकर मुखर्जी का 18 जून 2012 को निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। वे अविवाहित थे। दीपंकर मुखर्जी अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त दीपंकर मुखर्जी पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में पहली बार 1994 में निर्वाचित हुए थे। वे ऊर्जा, लोक उपक्रम, पेट्रोलियम और रसायन, पर्यटन एवं परिवहन आदि कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। तमिलनाडु के हास्य अभिनेता काका राधा कृष्णन का 15 जून 2012 को निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनके परिवार में 2 पत्नियां, 3 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। उन्होंने रंगमंच पर भी कार्य किया। काका राधा कृष्णन ने अपनी फिल्मी कैरियर में हास्य कलाकार के साथ ही विभिन्न भूमिकाएं निपुणता से निभाई। उन्होंने वर्ष 1940 से ही तमिल फिल्मों में काम करना शुरू किया था। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त चीन की ली जुरई को पराजित कर वर्ष 2012 का इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब 17 जून 2012 को जीत लिया। साइना नेहवाल को भारत में
सर्वोच्च एवं विश्व में 5वीं वरीयता प्राप्त है। वर्ष 2012 में ये उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले साइना नेहवाल ने वर्ष 2009 और 2010 में इस टूर्नामेंट को जीता था। वर्ष 2011 के फाइनल में साइना नेहवाल चीन की ई यांग वांग ने हार गई थी। भारतीय खिलाड़ी ने मार्च 2012 में स्विस ओपन जबकि 10 जून 2012 को थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट 2012 जीता था। इस जीत से साइना को $48,750 लगभग 27 लाख रुपए मिले और ली जुरई को $24,000 लगभग 13,31,000 रुपए पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का परीक्षण भी सफल रहा। 1 जून को चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया था। आकाश का सैन्य संस्करण 2008 से ही सेना में शामिल है। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। हिमांगनी मिस एशिया पैसिफिक चुनी गई। 17 जून को इंदौर की हिमांगनी सिंह दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड प्रतियोगिता जीत ली। 2012 का सफर तय करते हुए ट्रेन अप्रैल, मई एवं जून स्टेशनों को पार करती हुई कुछ विश्राम के पश्चात जुलाई स्टेशन पर जाने के लिए तैयार है। अब तक के स्टेशनों पर जिन जानकारियों से आपकी मुलाकात हुई है उसके बारे में आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। ये जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। कहते हैं दोस्तों, दीपक तो अंधेरे में ही जला करते हैं, फूल कांटों में भी खिला करते हैं। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। धन्यवाद।